अस्सलामुअलैकुम, खैर मकदम है एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। उर्दू सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले, चाहे वो रिट के हो, रिट मेंस के हो, सेकंड ग्रेड के हो, फर्स्ट ग्रेड के हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के हो, सभी का कहना है कि आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वो करवाओ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को समझने के लिए, वो सवाल किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये समझने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए सबसे जो बेहतर तरीका है वो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व करना। अपनी इस श्रृंखला में हम उर्दू के प्रीवियस ईयर को जो क्वेश्चन पेपर है उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अपना एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है अपनी एग्ज़ाम, ठीक है। अपनी एग्ज़ाम के नाम से हमने एक दूसरा चैनल बनाया है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। उस पर हम जो सामान्य ज्ञान के सवाल हैं, जिसमें अभी हमारे जो टॉपिक है वो राजस्थान की कला व संस्कृति चल रही है, वो भी, और उसके साथ साथ जो भी कॉमन टॉपिक है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड हो, थर्ड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सबसे पहले हम उन सभी के कॉमन टॉपिक को तैयार करवाएंगे। उसके बाद में हम एक एक जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग शुरू करेंगे। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप ज़रूर उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। जो पहला सवाल है, और ये बता दूं कि ये जो पेपर हम सोल्व कर रहे हैं ये आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है। तो आप फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2022 के पेपर को पढ़ रहे हैं। पहला सवाल हमारे सामने है, अहमद जमाल पाशा ज़मानाए तालिबे इल्मी में किस रिसाले के मुदीर हैं? आजकल, एहतसाब, उर्दू अदब, स्कॉलर। इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा स्कॉलर। साथ में आप भी इसके जवाब देने की कोशिश करें ताकि आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी है वो कितनी सही है और कहाँ कहाँ कमी हो रही है। कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ का नाम है। कलीमुद्दीन अहमद जो उर्दू के एक मशहूर नक़ाद हैं, उनकी तसनीफ़ का नाम क्या है? तनकीदी दबस्तान, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, उर्दू नसर का तनकीदी मुताला, उर्दू तनकीद का इर्तिका। इस सवाल का सही जवाब शायद आप सबको पता है, उर्दू तनकीद पर एक नज़र। उर्दू तनकीद पर एक नज़र किताब कलीमुद्दीन अहमद की है और उर्दू शायरी पर एक नज़र ये भी कलीमुद्दीन अहमद की ही किताब है। सवाल नंबर 3 है, खाका मीर बाक़िर अली दास्तान गो किसने लिखा? पहला सवाल ये है कि मीर बाक़िर अली दास्तान गो कैसी तसनीफ़ है, तो ये है खाका। हमें बताना है किसने लिखा। अहमद जमाल पाशा, मौलवी अब्दुल हक, शाहिद अहमद देलवी, बलवंत सिंह। इसका सही उत्तर है शाहिद अहमद देलवी। शाहिद अहमद देलवी ने मीर बाक़िर अली दास्तान गो के नाम से खाका लिखा। मीर बाक़िर अली ने 60 साल की उम्र में कौन से कॉलेज में दाखिला लिया? दिल्ली कॉलेज, तिब्बिया कॉलेज दिल्ली, फोर्ट विलियम कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज। इस सवाल का सही उत्तर होगा तिब्बिया कॉलेज दिल्ली। मीर बाक़िर अली 60 साल की उम्र में भी पढ़ाई करते थे, उन्होंने दाखिला लिया था। मुशबाबा का ताल्लुक़ है, मुशबाबा का ताल्लुक़ किस चीज़ से है? तज़ाइल आरिफाना, मुबालगा, तशबिया, कनाया से। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप सबको पता है, एकदम आसान सा सवाल है, वो होगा तस्बिया। मुशबाबा का ताल्लुक़ है वो तस्बिया से है। इस्लाह में जानबूझकर अनजान बनने को कहते हैं। इस्लाह में जो जानबूझकर अनजान बनते हैं, शायरी में कुछ ऐसे शेर होते हैं जहाँ में लगता है कि शायर जानबूझ के अनजान बन रहा है। तो इसमें इस्तिलाह में जानबूझकर अनजान बनने को क्या कहते हैं? इस्तारा, मुबालगा, तज़ाइल आरिफाना, तस्बिया। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा तज़ाइल आरिफाना। शायरी में ऐसी बातें करना कि हमें लगे कि शायर जानबूझकर अनजान बन रहा है। ये बात शायर को पता है लेकिन वो जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। इस्तिलाह में गज़ल के पहले शेर को कहते हैं। ये एकदम आसान सवाल है। हम जब से उर्दू पढ़ रहे हैं, उर्दू गज़ल को पढ़ रहे हैं, तो ये बात ज़रूर आती है कि गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मक़्ता, मतले, हुस्न मतले, ज़ेब मतले। तो
जो इस सवाल का उत्तर है वो आप सबको पता है मतला होता है, और मतला के बाद में भी मतला आ जाए उसे हुस्न मतला कहते हैं। और आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक़ता कहते हैं। कसीदे की इब्तिदा किस ज़बान से हुई? आसान सा सवाल है, जब भी हम कसीदा पढ़ते हैं तो ये सवाल ज़रूर आता है। अरबी, फ़ारसी, तुर्की, उर्दू। इसका उत्तर है वो होगा अरबी। कसीदे की इब्तिदा किस ज़बान से हुई? अरबी से हुई। कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? वो भी अरबी ज़बान का ही लफ्ज़ है। फिर है गुरेज़ किस सिन्फ के अज़्ज़ाए तरकीबी का हिस्सा है? गुरेज़ के बारे में हमें बताना है। ये भी आसान सा है। कसीदे का, मसनवी का, मर्शिया का, वाशुखत का। इसका उत्तर है वो होगा कसीदे। कसीदा का एक जुज़ है उसका नाम है गुरेज़। कसीदे के कुल 5 जुज़ होते हैं जिसमें तस्बीह है, गुरेज़ है, मदह है, ये दुआ है, हुस्न तलब है, ये चीज़ें आती है। रजज़ किस सिन्फ़ सुखन का जुज़ है? कसीदा, मर्शिया, मसनवी, क़ता। ये भी एकदम आसान सा सवाल है। जब भी हम मर्शिया पढ़ते हैं तो मर्शिया के जो 8 जुज़ हैं हम उन पे पढ़ते हैं तो रजज़ भी उसमें आता है, जिसका मानी होता है जंग के हालात बयान करना। फिर अगला सवाल है मर्शिया के लिए सबसे पहले किस शायर ने मुसद्दस की हैत इस्तेमाल की? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मुसद्दस क्या होती है। मुसद्दस एक सी नज़्म होती है जिसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। 6 लाइनें होती हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 इस हिसाब से होती है, तो उसे मुसद्दस कहते हैं। सबसे पहले मर्शिया को मुसद्दस की शक्ल किसने दी? तो इसका जवाब आएगा मीर ज़मीर, मीर अनीस, मीर खलीक या मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। इसका जो सही जवाब है वो होगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने मर्शिया के लिए सबसे पहले मुसद्दस की हैत इस्तेमाल की। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि मिर्ज़ा सौदा हैं वो उर्दू के सबसे बड़े कशीदा निगार माने जाते हैं। उर्दू के पहले नावल निगार हैं। ये भी एकदम आसान सवाल है, जब भी हम नावल पढ़ेंगे तो ये बात ज़रूर पढ़ेंगे। प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, डिप्टी नज़ीर अहमद, सादत हसन मंटो। इसका उत्तर होगा डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद ने उर्दू का पहला नावल लिखा था। लफ्ज़ नावल किस ज़बान से माखूज़ है? इतालवी ज़बान से, फ़ारसी ज़बान से, अरबी ज़बान से, फ्रांसीसी ज़बान से। ये भी एकदम आसान सवाल है। इसका उत्तर होगा इतालवी ज़बान। लफ्ज़ नावल है वो इतालवी ज़बान से माखूज़ है या फिर लिया गया। अभी तक हमने जितने भी सवाल पढ़े हैं वो एकदम आसान है, क्योंकि जब भी हम वो टॉपिक पढ़ते हैं तो वो चीज़ हम ज़रूर पढ़ते हैं। फिर वहदत तासीर किस सिन्फ़ के अज़्ज़ाए तरकीबी का हिस्सा है? वहदत तासीर के बारे में हमें बताना है। नावल, दास्तान, अफसाना, ड्रामा। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है अफसाना। अफसाने का आखिरी जुज़ है वो वहदत तासीर होता है। हमने ऊपर 4-5 सवाल पढ़े हैं, इससे हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि जो भी सिन्फ हमारे सिलेबस में दी गई है उसके हमें अज़्ज़ाए तरकीबी भी याद होने चाहिए। चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो नज़म हो, चाहे वो अफसाना हो, नावल हो, ड्रामा हो, मर्सिया हो, मसनवी हो, कुछ भी हो, हमें उनके अज़्ज़ाए तरकीबी याद होने चाहिए। कम से कम 4-5 सवाल हैं वो इन्हीं में से पूछे गए थे 2022 वाली भर्ती में। सवाल नंबर 15 है मदरजा झेल इक़्तिबास के किस ड्रामे से माखूज़ है? ये हमें इक़्तिबास दिया गया है, हमें बताना है कि ये इक़्तिबास है वो कौन से ड्रामे से लिया गया है। तो क्या हम इस ज़बान को काट कर फेंक दें? तो क्या हम इस ज़बान को काट कर फेंक दें जो राहत में इजहार शुक्र और मुसीबत में तालिबे रहम के लिए अपने खालिक को मालिक का नाम लेती है? ऑप्शन हमारे सामने है। ज़िहाक, यहूदी की लड़की, खूबसूरत बला, दिल की प्यास। ये किस ड्रामे का है? ये है यहूदी की लड़की। इस तरह के अगर कोई सवाल आए तो आपको याद रखना है कि अपने सिलेबस में कौन सा ड्रामा दिया हुआ है। तो ज़्यादातर उम्मीद यही होती है कि हमारे सिलेबस में जो नावल है, ड्रामा है, अफसाना है, गज़ल है, नज़म है, उन्हीं में से सवाल पूछेंगे। तो हम देखते हैं कि अपने फर्स्ट ग्रेड की जो सिलेबस है उसमें न तो ज़िहाक है, न खूबसूरत बला है, न दिल की प्यास है। अपने सिलेबस में सिर्फ यहूदी की लड़की है जो आगा हसर काश्मीरी का लिखा हुआ एक मशहूर ड्रामा है, और ये ड्रामा 1913 में लिखा गया था। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है कि अपने सिलेबस में जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों में से ज़्यादातर सवाल आते हैं। तो जवाब देने के लिए हमें
आसानी होती है। फिर अगला सवाल है, ड्रामा यहूदी की लड़की में मार्कुस की महबूबा का क्या नाम है? मार्कुस की जो महबूबा है, ड्रामा यहूदी की लड़की में मार्कुस है वो हीरो है, उसकी महबूबा है वो कौन है? राहिल, इजरा, जुना और जुज। ये सवाल है, ये डिलीट कर दिया गया था। इसकी वजह है क्योंकि इसकी जो महबूबा है उसका नाम था हिना, यहाँ पर गलती से जुना कर दिया। तो हमें ये भी याद रखना है कि जो ड्रामा है, जो नावल है, उनके किरदार कौन कौन है और उन किरदारों का आपस में ताल्लुक़ क्या होता है, ये चीज़ें भी हमें याद रखनी है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें कि जो ड्रामा, अफसाना, नावल वगैरह हमारे सिलेबस में हैं, उनके किरदार हैं और उन किरदारों के बेस में आपसे ताल्लुक़ क्या है, ये भी हमें याद रखना है। अमर सुंदरी पार्टी के मुजस्समे का जिक्र किस अफसाने में आया है? अमर सुंदरी यह नाम पार्टी नहीं, यहाँ पर नाम आना था पार्वती। ठीक है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, पर कोई ना। अमर सुंदरी पार्टी के मुजस्समे का जिक्र किस अफसाने में आया? अगर हमने अफसाना पढ़ा है, अपना सिलेबस पढ़ा है, तो सिलेबस के आधार पर भी हम इसका जवाब दे सकते हैं। फोटोग्राफर, आवारा गर्द, हस्ब नस्ब, दोशिया। तो अपने सिलेबस में न तो आवारा गर्द है, न हस्ब नस्ब है, दोशिया भी नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक है, फोटोग्राफर, जो कुतुल हैदर का लिखा हुआ एक मुख्तसर अफसाना है। ठीक है, तो अगर हमें अपना सिलेबस याद है तो उसके आधार पर भी हम कम से कम 3-4 सवाल है वो आसानी से सही कर सकते हैं। वो सवाल जो हमें नहीं आ रहे, वो सवाल भी हम 3-4 कम से कम सही कर सकते हैं अगर अपने को अपना सिलेबस याद है। 18 नंबर सवाल है, अफसाना फोटोग्राफर में ज़िंदगी के किस हकीकत को बयान किया गया है? ठीक है, दुनिया मेहमान खाना, दुनिया रंग बिरंगी, दुनिया एक स्टेज, दुनिया एक रंग महल। इस सवाल का जवाब भी एकदम आसान है। अगर आपने कुतुल हैदर का फोटोग्राफर अफसाना पढ़ा है तो हमें इसमें मालूम होगा कि इस सबक से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि दुनिया एक मेहमान खाना है, यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। अगला सवाल है, अफसाना निगार ने लम्हे की कहानी को किस किरदार की ज़बानी बयान किया है? अफसाना लम्हे जो कि बलवंत सिंह का है, उसमें जो मेन किरदार है, जिस किरदार के ज़रिए ये कहानी हमारे सामने पेश की गई है, उसका क्या नाम है? औरत की ज़बान से, सुल्ताना की ज़बान से, रुचिराम की ज़बान से, उमाकांत की ज़बान से। अगर हमने ये अफसाना पढ़ा तो एकदम आसान सा है, ये पूरी कहानी है, ये उमाकांत की ज़बानी पेश की गई है, जो इस अफसाने का सबसे अहम किरदार होता है। रुचिराम है वो इस अफसाने में एक डॉक्टर का नाम होता है। ठीक है, एक डॉक्टर होता है जो बच्चों का डॉक्टर होता है। सुल्ताना औरत की बेटी का नाम होता है, ये भी हमें याद रखना है। अगला सवाल यही पूछ लिया, रुचिराम कौन है? देखो यहाँ पे ये नाम है, तो यही सवाल हमसे यहाँ पूछ लिया, रुचिराम कौन है? वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर। ये हमने पढ़ा है और अफसाना भी आपने पढ़ा है, तो ये एकदम आसान सा सवाल है, ये एक डॉक्टर होता है। ठीक है, फिर सवाल है, सुरेंद्र प्रकाश को किस अफसानवी मजमूए पर साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? हमने अगर 12th क्लास की किताब पढ़ी है और उसमें एक अफसाना है बजूका, उसमें ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है बाजगोई, दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, बर्फ़ पर मकाला, हाजिर हाल पूरी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, बाजगोई पर सुरेंद्र प्रकाश को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। फिर सवाल नंबर 22 है, मुंशी प्रेमचंद के नावल गोदान के मरकजी किरदार हूरी को सुरेंद्र प्रकाश ने अपने किस अफसाने में ज़िंदा रखा है? ये भी अपने सिलेबस से सीधा सीधा उठाया गया है। सुरेंद्र प्रकाश का जो अफसाना अपने को दिया गया वो है बजूका। ठीक है, बजूका अफसाना है, ये सुरेंद्र प्रकाश का है और लगभग गोदान लिखने के 40 साल बाद में ये अफसाना लिखा गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। इसमें जो मेन किरदार है वो हूरी का ही होता है, जो एक किसान होता है और आखिर में उसकी डेथ हो जाती है। इकबाल मजीद की जाए पैदाइश है, यहाँ से हमें एक बात ये भी पता चलता है कि अपने को शायर और मुसन्निफ़ की पैदाइश के साथ साथ ये भी याद रखना है कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी। ठीक है, तो जितने भी शायर मुसन्निफ़ हैं उनकी पैदाइश कहाँ हुई, ये बात भी हमें याद रखनी है। बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर,
और हरदोई। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सीतापुर। सीतापुर में इकबाल मस्जिद की पैदाइश है वो 1934 में हुई थी। याद रखने की बात है, कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में। फसल उगाना तौहीन आमेज़ काम समझने लगे हैं। अफसाना सुकून की नींद के इस जुमले में तौहीन आमेज़ के क्या मायने हैं? एकदम आसान सा सवाल है। तौहीन आमेज़ क्या होता है, इसके बारे में हमें बताना है। ये बात भी याद रखनी है कि ये किस अफसाने से लिया गया है। तो ये जो लाइन है, ये कोटेशन है, ये सुकून की नींद से लिया गया है। ऑप्शन है सुकून से भरा हुआ, जिल्लत से भरा हुआ, इज्जत से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ। तौहीन आमेज़ होता है जिल्लत से भरा हुआ। ठीक है, तो एकदम आसान सा है, कोई भी सवाल का जवाब आसानी से दे सकता है। फिर अगला सवाल है ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कब हुआ? तो हमें एक तो पैदाइश याद करनी है और एक इंतकाल याद करना। ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल 1960, 1948, 1955 या 1939। इस सवाल का जवाब भी एकदम आसान है, क्योंकि ये एकदम आसान सवाल हैं। जो हम टॉपिक पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हम ज़रूर पढ़ेंगे। इसका जो सही उत्तर है वो होगा 1955। ख्वाजा हसन निज़ामी की वफ़ात है वो 1955 में हुई थी। मच्छर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? मच्छर जो ख्वाजा हसन निज़ामी का एक मरसिया है, कसीदा है, इंसाइया है या फिर नाविल। इसका सही उत्तर होगा वो होगा इंसाइया। इस सवाल से हमें जो सीख मिलती है वो ये मिलती है कि जो भी चीज़ दी हुई है तो हमें पता होना चाहिए कि ये नावल है, ये अफसाना है, ये ड्रामा है। जैसे पूछ लिया सुकून की नींद क्या है, ऑप्शन 4 दे दिए, तो इसमें क्या होगा? अफसाना होगा। पूछ लिया फोटोग्राफर क्या है, ये भी अफसाना होगा। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। मच्छर क्या चीज़ है? मच्छर एक इंसाइया है जो ख्वाजा हसन निज़ामी का लिखा हुआ है। एहसाम हुसैन ने मदरजा झेल में से कौन सी किताब लिखी? यहाँ से ये पता चलता है कि कोई भी शायर मुसन्निफ़ की जो किताबें लिखी हुई हैं उनसे भी सवाल बन सकते हैं, तो वो भी हमें याद होनी चाहिए। ऑप्शन हमारे सामने हैं तारीख़ अदब उर्दू की कहानी, दबस्तान अदब, उर्दू अदब की तारीख़। एक आसान सा सवाल है जो 12th की बुक में दिया हुआ है, उर्दू की कहानी। उर्दू की कहानी एहसाम हुसैन ने बच्चों के लिए लिखी थी। ठीक है, फिर अगला सवाल है खोजी कहाँ अपने दफन होने की वसीयत करता है? ये सवाल है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो अफसाना, नावल, ड्रामा वगैरह जो भी है उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनमें से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। पहले क्या होता था कि हम याद कर लेते हैं किसने कौन सा अफसाना लिखा है, इसका अफसाना क्या है, इसका ड्रामा कौन सा है, ये ड्रामा किसका है, ये नावल किसका है। अब जो ड्रामे, अफसाने, नावल होते हैं उनके अंदर से सवाल पूछे जाने लगे हैं, तो हमें वो भी एकदम आसान से, आराम से, एकदम इत्मीनान से, अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। खोजी अपने दफन होने की वसीयत क्या करता है? वालिद के पहलू में, माँ के पहलू में, दादा के पहलू में, चचा के पहलू में। इसका जो सही उत्तर है वो आप सबको पता ही होगा, वालिद के पहलू में। खोजी है, उसकी उम्र लगभग 60 साल होती है और वो वसीयत करता है कि जब भी मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे अपने वालिद की कब्र के पहलू में या पास में दफन करना। ठीक है, और जब उससे पूछा जाता है कि आपके वालिद की कब्र कौन सी है, तो वो कहता है कि कब्रिस्तान में जो भी सबसे अच्छी कब्र लगे, सबसे सुंदर कब्र लगे, सबसे खूबसूरत कब्र हो, उसी को मेरी वालिद की कब्र मान ली जाए और उसी के पास में मुझे दफना दिया जाए। फिर सवाल नंबर 29 है तरक़ पसंद अदीबों की पहली कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ मुनक्कद हुई? अप्रैल 1935 हैदराबाद, अप्रैल 1931 कानपुर, अप्रैल 1933 कलकत्ता, अप्रैल 1936 लखनऊ। ये भी एकदम आसान सा सवाल है। जब भी हम तरक्की पसंद तहरीक को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि तरक्की पसंद तहरीक का पहला जलसा अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था और इसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, सदारत किसने की? मुंशी प्रेमचंद ने। जदीदियत को आम करने में किस रिसाले ने बुनियादी किरदार अदा किया? ये सवाल आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि आसानी से ये सवाल मिलता नहीं है। तो कई सवाल ऐसे भी आते हैं जो हमारे लिए मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सवाल है वो आसानी ही आते हैं। नया दौर, आजकल, सब खून, मयार। इस सवाल का सही उत्तर होगा सब खून। ठीक है, सब खून एक ऐसा रिसाला था जिसने जदीदियत को फ़रोग़ दिया। इसके बाद में जो तालीमी नफ्सियात से मुताल्लिक़ सवाल हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ जो अपने नावल, ड्रामा, अफसाना वगैरह है उनको ही पढ़ेंगे। ये जो 20 सवाल हैं ये हम एक दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।
अगला सवाल है, उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ हुआ। हमें बताना है कि मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ और किस सदी में हुआ। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, 21वीं सदी में या 18वीं सदी में। इस सवाल का जो सही जवाब है वो होगा 20वीं सदी में। अगर सवाल ये पूछते कि अफसाने का आगाज़ किस सदी में हुआ तो इसका जवाब आएगा 19वीं, क्योंकि अफसाने का आगाज़ है वो अमेरिका में 19वीं सदी में हुआ। लेकिन यहाँ पे पूछा है उर्दू में, पहले अंग्रेज़ी में हुआ, अंग्रेज़ी से उर्दू में आया, तो उर्दू में 20वीं सदी में हुआ। और सिर्फ ये पूछ लेगा अफसाने का आगाज़ कब हुआ तो 19वीं सदी आएगा। उर्दू में पहला अफसाना है वो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, जिसका नाम था दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। अगला सवाल, किसी शख्स को मुनफरिद और नुमाया खसूसियात की मुकम्मल तस्वीर कसी किस सिन्फ में की जाती है। किसी शख्स की मुनफरिद और नुमाया खसूसियात की मुकम्मल तस्वीर कसी किस सिन्फ में की जाती है। ड्रामे में, अफसाने में, खाके में या नावल में। ये भी एकदम आसान है, क्योंकि खाका जब हम पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि इसमें किसी भी शख्स की तस्वीर हमारे सामने बयान की जाती है, जिससे हमें उनके बारे में सरसरी तौर पर जानकारी हासिल हो जाए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा खाका। उर्दू का पहला खाका है वो नज़ीर अहमद की कहानी कुछ इनकी कुछ मेरी ज़बानी, जो मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग ने लिखा था। सनम तेरे नैन की आरजू में कबू शालम कबू बीमार है हम। ये शेर किस शायर का है। ये शेर बहुत ही ज़्यादा फेमस कहेंगे और बहुत बार हमारे सामने ये सवाल के तौर पर भी सामने आता है। ये शेर किसका है। अनीस का, नासिक का, वली दक्कनी और दर्द। अगर हम ध्यान दें तो इसमें अनीस तो वैसे हट जाएगा, क्योंकि अनीस ने ज़्यादातर मर्सिये ही लिखे हैं। तो इनके जो गज़ल अगर कोई शेर पूछे तो इनका शेर कभी भी नहीं पूछेंगे। बाकी नासिक, वली दक्कनी और दर्द का हो सकता है। तो ये अगर शेर पढ़े तो हमें लगेगा कि ये एक पुरानी उर्दू है। अभी हम कभी इस्तेमाल करते हैं, पहले कबू होता था। और इस तरह के जो सवाल लफ्ज़ है वो पुरानी उर्दू में इस्तेमाल होते थे। तो पुराने दौर का जो शायर है वो है वली दक्कनी। ठीक है, वली दक्कनी को उर्दू का पहला बाकायदा गज़ल गो शायर भी कहा जाता है। फिर है, मदरजा जेल में से कौन सा शायर अपनी तसव्वुफ़ाना शायरी में मशहूर है। कौन सा शायर है जिसने तसव्वुफ़ को अपने मज़ामीन बनाए थे। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, इनामुल्लाह खां यकी, ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर। ख्वाजा मीर दर्द उर्दू के सबसे बड़े सूफ़ी शायर माने जाते हैं, जिन्होंने तसव्वुफ़ को अपनी शायरी में जगह दी। ये भी याद रखें। मीर के सौतेले मामू का क्या नाम था। मीर के जो वालिद साहब उन्होंने 2 शादियाँ की थी, और जो दूसरी शादी हुई थी उनके जिस औरत से शादी हुई थी उनके भाई का नाम क्या है, यानी मीर के सौतेले मामू का नाम क्या था। सिराज औरंगाबादी, सिराजुद्दीन अली खां आरजू, सिराज अनवर, सिराज अज़ीम। इस सवाल का सही जवाब जो एकदम आसान सा है, सिराजुद्दीन अली खां आरजू। सिराजुद्दीन अली खां आरजू से ही मीर ने मशवरा सुखन किया था, और सिराजुद्दीन अली खां आरजू ही मीर के उस्ताद बने थे। फिर है, मोइन हसन जज़्बी का इब्तदाई तखल्लुस। कई शायर ऐसे हैं जिन्होंने पहले तखल्लुस दूसरा इस्तेमाल किया, फिर दूसरा इस्तेमाल कर लिया। हमें बताना मोइन हसन जज़्बी का पहला तखल्लुस क्या है, इब्तदाई तखल्लुस क्या है। कमाल, बलाल, हिलाल, मलाल। इस सवाल का सही उत्तर है वो होगा मलाल। 12th क्लास की किताब में ये बात दी हुई है, और बाद में उनका जो तखल्लुस है वो जज़्बी हो गया था। फिर अगला सवाल है, नासिर काज़मी कहाँ पैदा हुए। पहले इकबाल मजीद के बारे में पूछा था, अब नासिर काज़मी के बारे में पूछ लिया। अम्बाला, पटियाला, अमृतसर, चंडीगढ़। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अम्बाला। अम्बाला में नासिर काज़मी पैदा हुए थे। आदमी नामा किसकी नज़्म है। ये सवाल एकदम आसान सा है। नज़ीर अकबर आबादी, नून मीम राशिद, इस्माइल मेरठी, जज़्बी। आदमी नामा, रोटी नामा, ये जो नज़्म है ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। अगला सवाल है, इस्माइल मेरठी की तारीख़ पैदाइश क्या है। थोड़ी देर पहले हमें जो ख्वाजा हसन निज़ामी है उनकी वफ़ात पूछी थी।
अब इस्माइल मेठी की पैदाइश पूछ ली, तो पैदाइश और वफ़ात दोनों तरह के सवालात एग्ज़ाम में आ सकते हैं। 1841, 1843, 1844, 1848। ये भी एक आसान सा सवाल है, क्योंकि जब भी हम इस्माइल मेठी को पढ़ेंगे तो पैदाइश ज़रूर पढ़ेंगे, और पैदाइश इनकी हुई थी 1844 में। फिर सवाल नंबर 60 है, रुबाइयात इस्माइल मेठी, मर्सिया मोहम्मद असलम परवेज़, सब्ज़ बाग पटना 2012। अकबर ने शायरी की इब्तिदा में अपनी गज़लों पर किस शायर से इस्लाह ली? हमें सवाल ये बताना है, ये ऊपर थोड़ी मिस्टेक से आ गया शायद, तो हमें बताना है कि अकबर ने शायरी, अकबर से मुराद अकबर ने शायरी की इब्तिदा में अपनी गज़लों पर किस शायर से इस्लाह ली, तो ये हमें बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गुलाम हसन वहीद। ठीक है, खाना आरजू जोक गुलाम हसन वहीद गालिब, इनमें से अकबर इलाहाबादी ने गुलाम हसन वहीद से मशवरा सुखन किया था। बिसाते रक्श किस शायर का शेरी मजमूआ है? इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? जा निसार अख्तर, नासिर काज़मी, जा निसार अख्तर 2 बार आ गया, मखदूम मोहिउद्दीन। इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो होगा मखदूम मोहिउद्दीन। बिसाते रक्स मखदूम मोहिउद्दीन का एक नज़म का मजमूआ है। मावरा किस शायर का पहला शेरी मजमूआ है? ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया, अलग अलग एग्ज़ाम में। तो मावरा किस शायर का शेरी मजमूआ है? मखदूम मोहिउद्दीन, नून मीम राशिद, इसरारुल हक मिजाज, अख्तरुल ईमान। इसका सही उत्तर होगा वो होगा नून मीम राशिद। नून मीम राशिद का पूरा नाम भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछते हैं, नज़र मोहम्मद राशिद। अगला सवाल है, नमक ख्वाने तकल्लम है फसाहत मेरी किस शायर का मशहूर मरसिया है? मीर ज़मीर, मीर खलीक, मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर। इस सवाल का सही उत्तर होगा मीर अनीस। एक बात ये कि ज़्यादातर जो मरसिया के बारे में पूछते हैं तो ये या तो अनीस के बारे में पूछते हैं या दबीर के बारे में, कुछ ज़मीर और खलीक के बारे में पूछते हैं, लेकिन ज़्यादातर है वो अनीस और दबीर के बारे में ही पूछेंगे। तो आप अगर अंदाज़ा लगाना चाहिए तो मीर अनीस और मीर खलीक पर मीर दबीर पर लगा सकते हैं अगर मरसिया का कोई सवाल आए। मीर अनीस के वालिद का क्या नाम था? यहाँ पर हमें एक बात और मालूम हुई कि हमें शायरों के वालिद वालिदा का नाम भी याद रखना है। मीर ज़ाहक, मीर हसन, मीर खलीक, मीर ज़मीर। इस सवाल का जो जवाब है वो भी आसान है, क्योंकि मीर खलीक है वो भी एक बहुत बड़े मरसिया गो शायर गुजरे हैं जो मीर अनीस के वालिद थे। मीर अनीस का इंतकाल किस सन में हुआ? ठीक है, 1873, 1874, 1872, 1875। कई बार क्या होता है कि जो आसान सवाल होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। जब मैंने एग्ज़ाम दी थी तो मैंने गलती से इसमें ऑप्शन 3 भर दिया था, 1872 कर दिया था, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो होगा 1874। 1874 में मीर अनीस का इंतकाल हुआ था। पैदाइश हुई थी 1802 में। ठीक है, और मीर खलीक है वो भी इनकी साथी थे, उनका ही पैदाइश है वो 1803 में हुई, 1 साल बाद में पैदाइश हुई और 1 साल बाद में ही इंतकाल हुआ। यानी 1875 में मीर दबीर का इंतकाल हुआ। रुबाई के लिए फ़न के असातिज़ा ने कितने औज़ान मुकर्रर किए हैं? रुबाई के लिए 12, 25, 24, 16। ये भी जहाँ पर हम रुबाई पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि रुबाई के लिए 24 औज़ान मुकर्रर किए गए हैं। ऑप्शन 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। रूह रवा किस शायर का शेरी मजमूआ है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जगत मोहन लाल रवा, अमजद हैदराबादी, जिगर मुरादाबादी, साद अजीमाबादी। रूह रवा है वो जगत मोहन लाल रवा का एक शेरी मजमूआ है, जगत मोहन लाल रवा। अमजद हैदराबादी का पूरा नाम क्या है? अमजद हैदराबादी उर्दू के सबसे बड़े रुबाई गो शायर माने जाते हैं। उनका पूरा नाम क्या है? कई बार क्या होता है कि शायर का असल नाम दूसरा होता है और वो दूसरे नाम से शायरी करता है, तो हमें असल नाम भी याद रखना है। अमजद हुसैन, सैयद मोहम्मद हुसैन, सैयद मोहम्मद हसनैन, सैयद अहमद हुसैन। इस सवाल का जो सही जवाब है वो होगा अमजद हुसैन। अमजद हुसैन का असल नाम अमजद हुसैन है और अमजद हैदराबादी के नाम से वो मशहूर हुए। अख्तर शेरानी के वालिद का नाम? अख्तर शेरानी जो कि उर्दू के बहुत बड़े गीत निगार हैं, जिनकी पैदाइश अपने टोंक में हुई थी, और उनके वालिद साहब का नाम क्या है? अहमद खान शेरानी, महमूद खान शेरानी,
महबूब खां शेरानी, मंसूर खां शेरानी। ये भी सबको ही पता होगा क्योंकि इनकी वालिद साहब हैं वो खुद एक बहुत बड़े उर्दू के मुहक्किक गुजरे हैं। ठीक है, महमूद खां शेरानी ने बताया था कि उर्दू की पैदाइश वो पंजाब से हुई थी। पंजाब में उर्दू इनकी एक मशहूर किताब है। अख्तर शेरानी के वालिद का नाम महमूद खां शेरानी था। मीरा जी का इंतकाल कब हुआ? 1954, 1947, 1951, 1953। ये सवाल जिसका जवाब RPSC ने कुछ नहीं माना और इसे डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि मीरा जी की जो वफ़ात है वो 1949 में हुई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए RPSC ने इसे डिलीट कर दिया। अपनी इस वीडियो में आज हम इतने ही सवाल करेंगे। बाकी के जो सवाल 100 सवाल और रह गए वो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है नए चैनल का वो भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।